हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, हमने जो मेंस के लिए वीडियो सीरीज चालू की तो उसमें हमने 3 सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। सीजी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और पेपर 7 का पार्ट 2। अब हम जो नया पेड सीरीज में जो कवर करने जा रहे हैं वो है पेपर 7 का पार्ट 3। ये पार्ट जो है 75 मार्क्स का वेटेज रखता है पेपर 7 में। और ये पार्ट्स के नोट्स जो रहते हैं वो मार्केट में बहुत कम उपलब्ध है। तो इसलिए जो है हम पेपर 7 का पार्ट 3 को अब कवर करने जा रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे जो 3 सब्जेक्ट रहे हैं वो भी पेड रहे हैं, 500 फीस रही है। सेम प्रोसीजर इसका भी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस सेम प्रोसीजर जो हम पहले भी फॉलो किए हुए हैं उसको आपको वैसे ही फॉलो करके फीस पेड करनी है, फिर उसका स्क्रीनशॉट भेजना है और आगे आपको उसकी वीडियो सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है ये वीडियो सीरीज 23 जुलाई से लेकर यानी आज से लेकर जो है 2 अगस्त तक चलेगी। और इसके बीच जो है आपकी जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं उसको, जितने भी योजनाएं भी रिलेटेड होंगी उस टॉपिक से, सब जो है यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा। और जितने भी पिछले साल के भी क्वेश्चन आए हुए उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा, ताकि जो है ये टॉपिक एक स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत कम है, थ्योरी बेसिस क्वेश्चन ज्यादा है और वही जो है पेपर में आता है। तो हम यहाँ पर सीजीपीएससी में जो क्वेश्चन पिछले साल हैं वो भी कवर करेंगे, साथ साथ जो एमपीपीएससी में भी ये सिलेबस में है तो वहां पर भी जो क्वेश्चन अभी तक इस टॉपिक से पूछे गए वो भी साथ में कवर करते चलेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको भी हम कवर करते चलेंगे। तो अगर आप इस सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जो भी मैंने यहाँ पर डिटेल दी है आप उसमें जो है, जैसे 500 फीस है तो आप इसको जो है 9131556425 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। और ये ईमेल आईडी है singmonu291991@gmail.com। आप इसमें भी जो है मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या यही नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको इस वीडियो सीरीज का पूरा डिटेल, आपको जो भी रहेगा वीडियो आपको इसी में शेयर कर दूंगा। साथ साथ आपको वीडियो के जो भी रहेंगे नोट्स भी मिलेंगे, जैसे अभी तक 3 सब्जेक्ट के मिलते आए हैं वैसे इसको भी, इसके भी नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा सिलेबस पेपर 7 का पार्ट 3 लिखा उसमें पहला टॉपिक कुशल मानव संसाधन की उत्पादकता और उसका जो है नियोजन किस तरीके से किया जाता है, ये टॉपिक हमारा लिखा है पहला टॉपिक। लेकिन क्योंकि ये आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि संसाधन क्या होता है, फिर समझना पड़ेगा मानव संसाधन क्या होता है, फिर कुशल मानव संसाधन क्या होता है, और मानव संसाधन से कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, वो टॉपिक आपको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कुशल मानव संसाधन की उत्पादकता, उसका नियोजन, ये टॉपिक समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में जो हम कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संसाधन क्या होता है, फिर मानव संसाधन क्या होता है, कुशल मानव संसाधन क्या होता है, फिर हम देखेंगे मानव संसाधन विकास क्या होता है, मानव संसाधन विकास की विशेषता क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या है और भारत में उसका महत्व क्या है। ये टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर संसाधन किसको बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी संगठन का एक लक्ष्य होता है। ठीक है, कोई भी संगठन होता है उसका एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो भी साधन होते हैं उसी को हम बोलते हैं संसाधन। क्लियर है, हर संगठन का कुछ लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन होते हैं उन साधनों को बोला जाता है संसाधन। ठीक है, अब संसाधन के आगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मानव जुड़ गया, यानी मानव संसाधन क्या होता है। तो देखिए हर मानव के अंदर स्वयं में कुछ गुण होते हैं। ठीक है, और वो उस गुणों का प्रयोग करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो वही होता है मानव संसाधन। ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर स्वयं में कुछ गुण होते हैं और उन गुणों का प्रयोग करके वो किसी संगठन के या व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इसको बोलते हैं मानव संसाधन। अगर हम बात करें मानव संसाधन में तो व्यक्तिगत गुण क्या क्या हो सकते हैं। व्यक्तिगत गुण में अगर आप देखें तो वो क्या बोल सकते हैं, जो व्यक्ति है समय का प्रयोग अच्छा कर सकता है, दूसरा उसकी ऊर्जा हो गई। ठीक है, पहला समय हो गया, दूसरा ऊर्जा हो गई, तीसरा ज्ञान हो गया और चौथा हो गया कौशल। तो आप देखिए जो ये चारों चीज है ये व्यक्ति के अंतर्गत की स्थित चीज है। व्यक्ति अपने समय का किस तरीके से प्रयोग कर रहा है,
व्यक्ति अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी का प्रयोग किन कार्यों में कर रहा है, व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग किन कार्यों में कर रहा है, और व्यक्ति किस कार्य में रुचि रखता है, किस क्षेत्र में प्रशिक्षित है। तो ये चारों चीजें जो होती है ये मानव संसाधन के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये व्यक्ति के अंतर्गत स्वयं में स्थित है कि व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इनका प्रयोग किस तरीके से करता है और संगठन या व्यक्तिगत लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त करता है। तो मानव संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो मानव के अंतर्गत स्वयं स्थित है और उनका प्रयोग मानव के द्वारा जो है संगठन या व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मानव संसाधन। ठीक है, ये संसाधन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन होते हैं वो संसाधन है, क्योंकि अब ये संसाधन के आगे मानव लगा है, तो मानव के अंतर्गत जो भी गुण है, मानव को ही तो संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो मानव के अंतर्गत ये गुण है, तो इन गुणों का प्रयोग करके मानव जो भी लक्ष्य को प्राप्त करेगा वो मानव संसाधन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जो पिछले बार पेपर में क्वेश्चन आया था, कुशल मानव संसाधन क्या होता है या कौशल युक्त मानव संसाधन क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको 3 गुण बताए, अंतर्गत यहाँ पर 4 बताओ, उसमें 3 गुण बताया, समय, ऊर्जा और ज्ञान। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जो 3 गुण है, समय, ऊर्जा और ज्ञान, इनका उचित प्रयोग करके किसी विशेष क्षेत्र में कौशल प्राप्त कर लेता है या किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कुशल मानव संसाधन या कौशल युक्त मानव संसाधन। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और ज्ञान तीनों का उचित प्रयोग करता है और किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित हो जाता है या किसी एक विशेष क्षेत्र में कौशल प्राप्त कर लेता है, तो इसी मानव संसाधन को हम बोलेंगे कौशल युक्त मानव संसाधन या कुशल मानव संसाधन। यानी वो किसी एक क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में अच्छे तरीके से प्रशिक्षित हो गया है। अब वो जिस क्षेत्र में प्रशिक्षित होगा उस क्षेत्र में संगठन को लाभ प्राप्त करने में या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने में वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? तो अगर वह कोई भी मानव जो है अपने समय, ऊर्जा और ज्ञान का उचित प्रयोग करके किसी एक विशेष क्षेत्र में जिसमें वो रुचि रखता है उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करके उस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो जाता है, तो वो मानव संसाधन अब उस क्षेत्र के लिए क्या हो गया? कुशल मानव संसाधन या कौशल युक्त मानव संसाधन। तो अगर वो किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित हो गया तो अब क्या करेगा? वो संगठन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा, उस विशेष क्षेत्र का प्रयोग, उस विशेष प्रशिक्षण का प्रयोग करके या व्यक्तिगत लक्ष्य को या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने में उसका प्रयोग करेगा। क्लियर है? तो कुशल मानव संसाधन जब व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और ज्ञान का उचित प्रयोग करके किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित हो जाता है, तब वह मानव संसाधन कौशल युक्त मानव संसाधन या कुशल मानव संसाधन कहलाता है। ये पिछले साल के 2 नंबर का क्वेश्चन था जो मेंस में पूछा गया था। क्लियर है? तो यहां पर हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया। संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है और कुशल मानव संसाधन या कौशल युक्त मानव संसाधन क्या होता है। मैंने आपको सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया। अब चौथा टॉपिक है हमारा मानव संसाधन विकास। ठीक है, तो यहां पर सीधा से हम ये बोल सकते हैं कि मानव संसाधन को कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है मानव संसाधन विकास। यानी हमने मानव संसाधन का विकास इस तरीके से किया कि वो मानव संसाधन अब कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित हो गया, तो उसको हम बोलेंगे, उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे मानव संसाधन विकास। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताया। अगर हम इसकी परिभाषा में अगर जाने का प्रयास करें तो ये है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की निरंतर नियोजित तरीके से सहायता की जाती है, जिससे कि वे, यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर मान लीजिए संगठन में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसको इस नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, इस तरीके से आप बोल सकते हैं सहायता की जाती है कि उनमें निम्न चीजें सम्मिलित हो जाएं। जैसे पहला, अपने वर्तमान व भावी कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक योग्यता को हासिल करे एवं उनका विकास करे। यानी जो अपना वर्तमान में कार्य कर रहा है उसके लिए और आने वाले समय में वो जो कार्य करेगा उसके लिए विशेष योग्यता उसके अंदर उपलब्ध हो जाए या विशेष योग्यता उसके अंदर विकसित हो जाए, ताकि वो संगठन को लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सके।
ठीक है। अब जैसे आप देख लीजिए, कोई अगर मान लीजिए सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर करता है, उसके बाद उसको पोस्ट मिलती है। अगर वो पोस्ट में जाता है तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण किया जाता है। मानव संसाधन को कुशल मानव संसाधन में बदला जाता है, यानी उसको उस कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो वही तो है प्रक्रिया मानव संसाधन के विकास की, यानी मानव संसाधन को अब बदला जा रहा है किसमें, कुशल मानव संसाधन में। ठीक है, तो अपने वर्तमान व भावी कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक योग्यताओं को हासिल करें और उनका विकास करें। सेकंड है, एक व्यक्ति के रूप में अपने अंदर छुपी प्रतिभा की खोज कर उसका प्रयोग स्वयं व संगठन के विकास के लिए करे। उसके अंदर जो भी और गुण है उसको भी विकसित करे और उसको विकसित करके अपने आइडियाज को जो है वो संगठन के जो प्रमुख व्यक्ति होंगे उनको दे, या उस आइडिया का प्रयोग अपने विकास के लिए करें। तो ये भी जो है मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। थर्ड है, संगठन में एक ऐसी संस्कृति का विकास कर सके जिसमें टीम भावना और अभिप्रेरण में योगदान दे सके। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संगठन में काम कर रहा है, ठीक है, कोई नया व्यक्ति उस संगठन में शामिल होने जा रहा है, तो जो पुराना व्यक्ति जो कुशल मानव संसाधन बन चुका है वही तो नए व्यक्ति को ट्रेनिंग देगा, वही तो नए व्यक्ति को सिखाएगा, नए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा अच्छे काम करने के लिए। तो उनके मध्य जो है टीम भावना विकसित करने, यानी वो एक संगठन जो है एकजुट होकर काम करे, उसको अभिप्रेरण दे यानी मोटिवेट करे, और उसको उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करे यानी सुपरविजन, यानी उसको सलाह दे अगर वो काम जो है अगर कुछ गलत किया है तो उसको बताए कि आप ऐसे नहीं इस तरीके से उस काम को करें। तो ये भी जो है मानव संसाधन विकास की एक प्रक्रिया है। तो हमने यहाँ पर जो बेसिक यहाँ पर कवर किया है, संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है, कुशल मानव संसाधन क्या होता है, और मानव संसाधन से कुशल मानव संसाधन में बदलने की जो प्रक्रिया है मानव संसाधन विकास, वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक अब मानव संसाधन विकास तक कंप्लीट किए, अब हम यहाँ पर कवर करेंगे कि मानव संसाधन विकास के लाभ क्या होते हैं, यानी विशेषताएं क्या है, और मानव संसाधन विकास के उद्देश्य क्या है, और मानव संसाधन विकास का भारत में महत्व क्या है। अब यह टॉपिक को कवर करते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि मानव संसाधन की विशेषता क्या है और मानव संसाधन विकास के जो है उद्देश्य क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में मानव संसाधन के महत्व क्या है या उसके स्तर क्या है। तो अगर हम देखें मानव संसाधन विकास की विशेषता में देखें तो सबसे पहला कि मानव संसाधन विकास एक प्रणाली है। तो विशेषता का मतलब ये होता है कि आप मानव संसाधन विकास से रिलेटेड जो भी चीजें लिखे वो उसकी विशेषता ही है, यानी मानव संसाधन विकास का प्रोसेस जो होता है वो पूरी ही उसकी विशेषता है। तो मानव संसाधन विकास एक प्रणाली है। जैसे कि मैंने बताया, मानव संसाधन को कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही मानव संसाधन विकास है। तो मानव संसाधन विकास ही जो है वो एक प्रक्रिया है यानी प्रणाली है। तो वही बोला है मानव संसाधन विकास एक प्रणाली है। सेकंड है, यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हर समय जो है मानव जो है कुछ ना कुछ अपने समय के अनुसार सीखता है। वैसे ही अगर कोई संगठन में काम कर रहा है तो संगठन में समय के अनुसार जो है वो नए नए चीजें सीखता जाता है और उन चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट करता जाता है। तो यह एक सतत प्रक्रिया जो निरंतर चलता रहती है। जब तक व्यक्ति संगठन में काम करता रहेगा तब तक वो संगठन के विषय में नई नई चीजें सीखता रहेगा, नए नए आइडियाज उसको आते रहेंगे, वो उसको इंप्लीमेंट करता रहेगा। तो यह एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा है, यह 4 स्तर में क्षमता का विकास करता है, यानी मानव संसाधन विकास की जो प्रक्रिया है वो 4 स्तर में आप बोल लीजिए क्षमताओं का विकास करती है। सबसे पहले व्यक्तिक स्तर। जैसे कि मैंने बताया, मानव संसाधन विकास के अंतर्गत व्यक्ति अपने छुपे हुए गुणों को खोजने का प्रयास करता है, यानी जो बाकी लोग हैं, जो संगठन के प्रमुख लोग होंगे, उस व्यक्ति के जो छुपे हुए गुण उसको निखारने के, उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे। अगर व्यक्ति का जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आ गया तो उसका प्रयोग वो संगठन में और विकास कार्यों में करेंगे। तो ये जो है व्यक्तिक स्तर में सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करेगा, संगठन में नेतृत्व करने की क्षमता सीखेगा। ठीक है, अपने गुणों को पहचानने का उसका प्रयोग संगठन में करेगा, संगठन को लाभ दिलाने में, अपना व्यक्तिगत लाभ कमाने में। ठीक है, संगठन को नेतृत्व प्रदान करेगा। जो उसके अंडर और नीचे फिर लोग काम करना आएंगे तो उनको नेतृत्व करेगा, उनको अभिप्रेरित करेगा अच्छे काम करने के। तो ये व्यक्तिक स्तर पर अच्छे गुण होते हैं। ठीक है, तो जो मानव संसाधन विकास होता है ये व्यक्तिक स्तर पर जो व्यक्तियों के गुण होते हैं उसको निखारता है।
सेकंड होता है कर्मचारियों के संबंध स्तर पर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा भारत की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं वो निम्न अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो मानव संसाधन विकास यही प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों के साथ संबंध कैसे रखने हैं इसको भी विकसित किया जाता है। यानी यहां पर सबसे पहले यह बताया जाएगा कि जो उच्च अधिकारी होंगे वो अपने निम्न कनिष्ठ अधिकारियों को जो है अच्छे से उनसे बात करेंगे, अगर उनको उनके कार्यों का पर्यवेक्षण अच्छे से करेंगे, अगर उनको लगता है कि उनमें और सुधार की आवश्यकता, उनके गुणों को कैसे और निखारा जा सकता है उनको वो बताएंगे। तो ये मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत समझाया जाता है। ठीक है, उनमें ये गुण जो है डेवलप किया जाता है कि आपको कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो ये कर्मचारियों के संबंध के स्तर पर। तीसरा होता है समूह स्तर पर। आपने देखा होगा जब भी आप कोई संगठन में देखेंगे वहां पे 2 ग्रुप बन जाते हैं, 3 ग्रुप बन जाते हैं, वो आपस में जो है उनके बीच लड़ाई होती रहती है। ठीक है, यानी वो कुछ मतभेद रहते हैं जिसके कारण उस 2 ग्रुप या 3 ग्रुप में वो पूरा संगठन बटा रहता है। ठीक है, और वो पूरे कर्मचारी आपस में एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठते, वो अपने ग्रुप के साथ ही बैठते हैं। तो मानव संसाधन विकास जो है समूह स्तर पर इस चीजों को विकसित करता है कि किसी भी मतलब किसी भी संगठन में कोई समूह ना बने, ग्रुपिंग ना हो, और अगर वो आपस में लड़ते होंगे तो लड़ेंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? संगठन को ही होगा। तो वो आपस इसमें जो है मतभेद ना करे वो समूह, ये भी मानव संसाधन विकास में समझाया जाता है। अगला है संगठनात्मक स्तर पर। अब जैसे मैंने बताया अगर व्यक्ति ये 3 स्तर पर क्षमताओं का विकास हो जाता है, यानी व्यक्ति अपने स्वयं के गुणों को पहचानने लगे, अपने कनिष्ठों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, उनके गुणों को निखारने में मदद करे, और जो मतभेद है समूह में वो कम कर दे, तो सीधी सी बात है संगठन जो है अपने लक्ष्य की ओर अच्छे आसानी से अग्रसित हो सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अग्रसर होगा और लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों स्तर में व्यक्तियों के गुण भी निखर गए, उनके मध्य कोई मतभेद भी नहीं हो रहा है, और जो उच्च अधिकारी अपने कनिष्ठों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनको अभिप्रेरित कर रहे हैं अच्छा कार्य करने के लिए, उनके गुणों को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, तो संगठन अपने लक्ष्यों को जरूर पाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ मानव संसाधन विकास की विशेषताएं। अब हम यहाँ पर कवर करते हैं कि मानव संसाधन के विकास के उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया विशेषताएं, उसके कई चीजें आपको उद्देश्य में भी नजर आ जाएंगी। सशक्तिकरण तथा क्षमताओं के विकास द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरण देना व नैतिकता की वृद्धि करना। सेम चीज जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि जो कर्मचारियों की क्षमताओं को विकसित करेंगे, उनके गुणों को पहचानेंगे, साथ ही साथ उनको अभिप्रेरित करेंगे कि उनको कैसा कार्य करना है। ठीक है, आपको कैसे अच्छा कार्य कर सकते हैं, उनको मोटिवेट दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा उनको, अगर वो अच्छा कार्य करेंगे तो उनको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, उनके वेतन में वृद्धि होगी। तो कैसे इस तरीके से संगठन अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करता है अच्छे काम करने के लिए। और नैतिकता में वृद्धि यानी अपने छोटे जो उनके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना कैसे किया जाता है, ये सब मानव संसाधन विकास का एक उद्देश्य होता है कि इन तरीके से आप मानव संसाधन विकास क्यों किया जा रहा है, उसका मेन काम यही है। अगर वो मतभेद होगा तो सीधी सी बात है कि संगठन अपने लक्ष्यों से भटक जाएगा। अगला है टीम वर्क को बढ़ावा देना। अगर उनके मध्य आपसी संबंध अच्छे बन जा रहे हैं तो वो एक टीम की तरह काम करेंगे। जैसे बोला भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला कार्य कर रहा है उसके बदले मिलकर अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो वो कार्य और आसानी से किया जा सकता है। तो टीम वर्क का भी यहाँ पर जो मुख्य रूप से बढ़ावा देना मानव संसाधन विकास का उद्देश्य है। तीसरा है कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया जो समूह रहते हैं वो आपस में अगर मतभेद हो रहा है तो लड़ाई होता है जिससे संगठन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर कार्यस्थल को सुरक्षित बना दिया जाए, ठीक है, यानी कोई भी उनके मध्य मतभेद ना हो, कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना आए उनके संगठन में, तो अगर सभी चीजें सकारात्मक होगी, उसका कार्य करने में लोगों को मजा आएगा वहां पर, तो कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना मानव संसाधन विकास का एक उद्देश्य है। अगला परिणाम पर जोर देना, यानी जो भी कर्मचारी है उस संगठन जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहा है उस लक्ष्य में कैसा पहुंचा जाए, उसको जो है उसका परिणाम, आप जो कार्य कर उसका परिणाम क्या निकलेगा, वो सब जो है परिणामों पर जोर देता है मानव संसाधन विकास, कि आप अपनी जो एबिलिटी उसका प्रयोग इस तरीके से करें और इस लक्ष्य को आप पाएं। तो परिणामों पर जोर देना मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास का एक उद्देश्य है। अगला कर्मचारियों की उन्नति व आपसी संबंध को बेहतर करना। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है तो उसके आर्थिक रूप से वो भी प्रगति करेगा, उसको भी मोटिवेट करने के लिए उपहार दिए जाएंगे, उसका प्रमोशन होगा, उसका वेतन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो कर्मचारियों की उन्नति भी होगी उससे।
ठीक है। और आपसी संबंध को बेहतर करना, जैसे कि मैंने बताया कि अगर यहाँ पर नैतिकता में वृद्धि होगी तो उनके आपसी संबंध जो है दोनों के मध्य जो भी प्रॉब्लम आती है मतभेद दूर किया जा सकता है। अगला है आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना। अगर कुछ संगठन में ऐसा लगता है कोई नई तकनीक का प्रयोग करना है या कोई नई तकनीक, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपना कुछ नया आइडिया दे रहा है, ठीक है, कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ये तकनीक का प्रयोग ना करें, ये पुरानी हो गई है, इससे बहुत समय लगता है, हम एक नई टेक्निक को बनाते हैं या निकालते, कुछ नए आइडिया लाते हैं जिससे इस लक्ष्य को और तेजी से पाया जा सकता है और उससे ज्यादा लाभ भी हो सकता है, हमारी उत्पादकता में भी वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ पर आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना ये भी एक संगठन का या आप बोल लीजिए मानव संसाधन विकास के एक उद्देश्य होता है। और प्रतियोगिता, आखिरी है प्रतियोगिता। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कुशल मानव संसाधन हमको मिल रहा है, हमारे संगठन में कोई अच्छा प्रशिक्षित व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने अधीनस्थों को भी प्रशिक्षित कर, अभी प्रेरित कर अच्छा काम करने के लिए, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी का अच्छा प्रयोग करे, अपने ज्ञान का, अपनी ऊर्जा का, ठीक है, अपने समय का अच्छा सदुपयोग करे, तो सीधी बात है कि उस संगठन की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ने लगेगी। अगर संगठन की उत्पादकता बढ़ने लगेगी, साथ साथ जो उसकी प्रोडक्ट होंगे संगठन के, उसकी क्वालिटी बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी दोनों बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है जो हमारा प्रतियोगिता है मार्केट में, ठीक है, मान लीजिए कोई उद्योग है, उद्योग जो है अगर मान लीजिए उसमें जो कर्मचारी हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कर्मचारी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो उसकी अगर अच्छे तरीके से अपने पूरे एबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो मार्केट में कंपटीशन आएगा, ठीक है, उस उद्योग को पछाड़ने कोई दूसरा उद्योग आएगा, तो सब अपने काम को अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो कंपनियां जो है या संगठन वो आपस में आप बोल लीजिए कंपटीशन करेगा, ठीक है। तो मार्केट में कंपटीशन होगा तो सीधी सी बात, उसका लाभ किसको मिलेगा, ग्राहक को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी प्रतियोगिता भी मानव संसाधन विकास का एक उद्देश्य है। आपको पता ही होगा जो फोर्ड कंपनी या कार, जिनके नाम कार भी आती है फोर्ड कंपनी की, तो उसके जो मेन हेड हैं हेनरी फोर्ड, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आप मेरे पूरी संपत्ति ले लीजिए, आप मेरे पूरे पूंजी ले लीजिए, ठीक है, लेकिन आप तब भी मेरे को नहीं डुबा सकते, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ आप मेरे को, जो कर्मचारी हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, आप केवल वो मेरे को दे दीजिए तो मैं वापस हेनरी फोर्ड बन जाऊंगा। क्लियर है। यानी उन्होंने, उनका कहने का मतलब था कि मानव संसाधन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो उनके कुशल मानव संसाधन आप बोल लीजिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये बोला कि आप मेरे से जितनी भी मेरी वर्तमान में संपत्ति है सब ले लीजिए, मेरी जितनी पूंजी आप सब ले लीजिए, जितने पैसे हैं मेरी जितनी कंपनियां सब ले लीजिए, मेरे को सिर्फ मेरे कर्मचारी वापस दे दीजिए, मैं वापस इसी हेनरी फोर्ड बन जाऊंगा। यानी इतना उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया मानव संसाधन का। क्लियर है। तो यहां पर हमने देखा विशेषता और उद्देश्य। अब हम यहां पर देखते हैं कि भारत में मानव संसाधन का महत्व क्या है, या कितने स्तर में भारत में मानव संसाधन का देख सकते हैं। तो इसको हम दो स्तर पर देख सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है मैक्रो लेवल, ठीक है, जो कि आप बोल लीजिए मैक्रो लेवल में सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास का स्तर, और सेकंड होता है माइक्रो लेवल यानी संगठनात्मक विकास। ठीक है। मानव विकास भारत में आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक होता है मैक्रो लेवल यानी सामुदायिक लेवल में, और एक होता है माइक्रो लेवल यानी संगठनात्मक लेवल में। ठीक है। तो अगर हम देखें मैक्रो लेवल सामुदायिक, यानी यहां पर हम मानव संसाधन किसी एक संगठन को नहीं देखेंगे, पूरे जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी मानव है, उसको अगर हम मानव संसाधन मान ले तो इसको हम बोलेंगे सामुदायिक स्तर पर मानव संसाधन। ठीक है। तो सामुदायिक स्तर पर मानव संसाधन यानी ऐसे जितने व्यक्ति जो कार्य करने योग्य हैं, ठीक है, तो वो हमारे मानव संसाधन कहलाएंगे सामुदायिक स्तर पर पूरे भारत लेवल में। ठीक है। तो अगर यहां पर सामुदायिक लेवल में मानव संसाधन विकास को देखा जाए तो इसको इस तरीके से देखा जाएगा कि जो सरकार के माध्यम से जो मानव के विकास के लिए जो जो क्षेत्र में पैसे दिए जाते हैं या जिन क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाते हैं, जैसे मानव को उन्होंने क्या सुविधा, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराती है सरकार, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराती है, शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराती है, रोजगार उपलब्ध कराती है यानी काम उपलब्ध कराती है। तो जो बेसिक स्तर, मकानों की सुविधा उपलब्ध कराती है,
तो जो बेसिक स्तर होता है यानी सरकार के माध्यम से जो प्रयास किए जाते हैं किसी भी मानव के विकास के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं उनको प्रोवाइड कराने की, तो इसको हम बोलते हैं सामुदायिक स्तर पर मानव संसाधन विकास। ठीक है, तो मानव यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, रोजगार सुविधा, मकान, जो आधारभूत आवश्यकता होती है किसी भी मानव के विकास के लिए वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसको हम सामुदायिक स्तर पर मानव संसाधन विकास बोलते हैं। और इसी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी होती है जिसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास जो कि कौन जारी करता है, ये हमने पेपर 7 के पार्ट 2 में पढ़ा था, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है जिसमें वो एचडीआई जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 3 स्तर पर हमने पढ़ा था, कौन कौन से, शिक्षा देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है और उनकी आय देखी जाती है, यानी रोजगार के साधन देखे जाते हैं। ये 3 स्तर को मिलाकर जो है एचडीआई निकाला जाता है। तो ये इसी के लिए जो मानव विकास का रिपोर्ट है वही जो है वो इसको हम बेहतर करने के लिए जो है हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाते हैं सरकार के माध्यम से, और लोगों को जो है इतनी जो बेसिक आधारभूत आवश्यकता होती है उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भारत में अभी भी बहुत सी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही, जिनके पास अभी भी हम भारत के कई क्षेत्र ऐसे जहां पर हम ये सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए, इसलिए हमारा जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो नीचे तरफ रहता है। ठीक है, तो इसको बेहतर करने के लिए भारत क्या कर रहा है, सामुदायिक स्तर पर मानव संसाधन के लिए जो भी आधारभूत आवश्यकता मानव विकास के लिए उसको उपलब्ध करा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सामुदायिक स्तर पर मानव संसाधन विकास। अगर हम यहीं पर देखें संगठनात्मक स्तर पर मानव संसाधन विकास, तो इसमें एक संगठन के अंदर जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, कार्मिक काम कर रहे हैं, तो उसको विकसित करना। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होगी, संगठन में कर्मचारी नियोजित हुए यानी उनका रिक्रूटमेंट हुआ, संगठन में आए, अब उसकी वेतन वृद्धि, स्थानांतरण, ठीक है, उसको जो आवासीय सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, महंगाई भत्ता, उसका पदोन्नति, उसका पेंशन, ये सब चीजें के बारे में अगर बात करें तो ये होता है माइक्रो लेवल में मानव संसाधन विकास। ठीक है, या संगठनात्मक स्तर पर मानव संसाधन विकास। तो अगर आप संगठनात्मक स्तर पर मानव संसाधन विकास देखेंगे तो भारत में बहुत अनियमितता पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है भारत में जो आप बोल लीजिए जो वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो ये मानव भारत में इसकी कमी है। आपने देखा होगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको आवास सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा मिलती है, उनके वेतन ज्यादा होते हैं, भत्ते ज्यादा होते हैं, तो वो निम्न कर्मचारियों को हीन भावना से देखते हैं, अधिकतर में होता है। तो जिसके कारण जो है भारत में अगर आप देखेंगे तो संगठनात्मक स्तर पर बहुत सारी दुविधाएं हैं या बहुत सारे दुष्परिणाम निकल कर आ रहे हैं। इसी के लिए हमारा सरकारी तंत्र या लोक प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उनके मध्य एकता का भाव ही नहीं रहता। ठीक है, कर्मचारी जो रहते हैं वो आपस में आपसी तालमेल करके ही बात नहीं करते। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे जैसे कि अगर आप देखें यूपी में अभी जो एनकाउंटर हुआ है उसमें भी जो अगर आप देखेंगे तो वो प्रशासनिक फेल था, क्योंकि उसमें जो कर्मचारी जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने ही जो है सूचना दी कि हम यहाँ पर पुलिस जा रही है, और वो पहले से जो आपका बोल लीजिए विकास दुबे था वो पहले से वहां पर छुप कर बैठा था, क्योंकि उसके पास पहले से जानकारी थी पुलिस आ रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये संगठनात्मक स्तर पर फेल है। जो उनके मध्य आपसी बातचीत होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, जो अधिकारियों कर्मचारियों के बीच संबंध होना चाहिए कि एक संगठनात्मक रूप से काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसी के लिए जो है संगठनात्मक स्तर पर मानव संसाधन विकास बहुत जरूरी है। उनके मध्य जो आप बोलिए जो सुविधाओं का अभाव है या सुविधाओं का असमानता है उसके कारण भी इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्र स्तर पर कर्मचारी होते हैं उनको ज्यादा सुविधाएं मिलती है, जो राज्य स्तर के कर्मचारी होते हैं उनको कम सुविधाएं मिलती है। तो ये भी भारत में मानव संसाधन जो संगठनात्मक स्तर की एक परेशानी है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत को इसको सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। भारत में अभी तक इस स्तर में सुधार करने का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संगठनात्मक स्तर में सुधार करके ही भारत जो है आप बोल लीजिए इस स्तर में जो मानव संसाधन उपलब्ध है उसका अच्छे तरीके से विकसित करके हम
भारत जो है प्रशासनिक रूप से जो है सक्षम और अधिक अच्छे तरीके से बन सकता है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि सभी उस स्तर में अच्छा काम नहीं करते, जो जितने भी कर्मचारी उनको मोटिवेट करके अच्छा काम करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये है कुछ भारत में मानव संसाधन के दो स्तर है, सामुदायिक स्तर और संगठनात्मक स्तर। सामुदायिक स्तर से रिलेटेड है मानव विकास रिपोर्ट, और संगठनात्मक स्तर यानी किसी संगठन के अंतर्गत जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके मध्य जो है भेदभाव ना रहे, आपसी तालमेल से काम करे, ये उसके ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर हमने बेसिक चीजें कवर करने की कोशिश की है कि मानव संसाधन विकास क्या होता है। अभी तक हम रियल टॉपिक में नहीं आए हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो ये जो है मानव विकास की प्रक्रिया जो होती है, पेपर में एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सीजीपीएससी में भी आ सकता है। तो इसी के लिए हमने इसको कवर किया, और इसके बगैर जो है हम कुशल मानव संसाधन या उत्पादकता ये टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं कर पाते, इसलिए हमने बेसिक चीजें यहाँ पर कवर कर ली है। इसके बाद जो है जैसे कि मैंने बताया पेड सीरीज है, इसके आगे के वीडियो जो रहेंगे वो पेड वीडियो हैं। तो अगर आपको इस सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप जो मैंने डिटेल बताई थी उसमें आप संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको इस विषय से जुड़ना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।